नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके लिए यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हमने पढ़ाया हुआ है पहले वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ और कैसे शुरुआत होती है आधुनिक भारत की, तो वो पहला वीडियो था। उसी पर हम पुर्तगाल के बारे में आपको बता रहे थे, जिस पर हमने आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बारे में बताया था और अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बताया था। उसी के आगे जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे तो थोड़ा सा हम बेसिक पीछे आपको पहले बता देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये नूनो डी कुन्हा कहाँ से आए। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्या था कि स्पेन वासी और पुर्तगाल वासी जो ये थे, इन्होंने क्या किया था, भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। और भौगोलिक खोजों का युग आरंभ जब किया था तो वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो जब आए इन्होंने क्या किया कि भारत पर आए, यहाँ पर जमोरिन थे, जमोरिन ने उनका स्वागत किया। जमोरिन से उन्होंने क्या किया, काली मिर्च लेकर गए और पुर्तगाल वापस गए तो वहाँ पर उन्होंने व्यापार उसको बेच दिया। जब उसको बेच दिया तो उस लगभग 60 गुना लाभ उनको प्राप्त हुआ। तो उन्हें एक ऐसा लगा कि यहाँ से व्यापार करना बहुत ही फायदे का सौदा है, तो भारत से व्यापार करना चाहिए। ठीक है, तो भारत से व्यापार वो करने लगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे प्रोसेस में आया, इन्होंने फैक्ट्री डाली 1503 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में 2 फैक्ट्रियाँ डाली, एक कोचीन में डाली, एक कन्नूर में डाली। इसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, हमने बताया था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा पहले वायसराय आए हुए थे और दूसरे गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ था। उसके बाद और भी कई 1515 में जब अल्बुकर्क मर गए तो उसके बाद और भी तमाम आए, लेकिन उनमें से जो वायसराय या गवर्नर फेमस थे वो तीसरे थे नूनो डी कुन्हा, जो ये फेमस हैं। इन्होंने 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक पुर्तगाल में शासन किया। 1529 से लेकर 1538, तो ये वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नूनो डी कुन्हा से। तो नूनो डी कुन्हा जो थे वो 1530 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, 1529 में आए और 1530 ईस्वी में इन्होंने जो सरकारी कार्यालय था कोचीन में जो बना हुआ था, इन्होंने पहले में था कि कोचीन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, कोचीन में बनाया हुआ था पहला, तो कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी इन्होंने। ठीक है, 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय को इन्होंने कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। और जब गोवा स्थानांतरित कर दिया तो गोवा पर पूरी तरह से इनका कब्जा हो गया पुर्तगालियों का। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया, यानी कि पूरे गोवा में पुर्तगालियों का राज हो गया और भारत में पुर्तगाली राज्य की एक औपचारिक राजधानी कही जाने लगी गोवा। अब कुन्हा ने क्या किया, कुन्हा ऐसे ही राज कर रहे थे, तमाम कार्य इन्होंने किए, जिनमें से कुन्हा ने 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर ये गुजरात से लेकर के गुजरात से लगा हुआ कृष्णा बेसिन जो नदी है उस पर क्या किया, समझौता कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर कब्जा किया और 1535 ईस्वी पर इन्होंने द्वीप, दमन द्वीप आपने सुना है, तो द्वीप जो था द्वीप पर क्या किया, अधिकार कर लिया। ठीक है, कृष्णा बेसिन पर 34 में और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसके बाद गुजरात के जो शासक थे उस समय, गुजरात के शासक कौन थे, तो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। बहादुर शाह से उन्होंने क्या किया, कृष्णा बेसिन को लेकर के एक समझौता किया जा करके। ठीक है, उन्होंने कहा, उनसे समझौता किया कि चलिए कैसे कैसे राज्य में क्या करेंगे, लेकिन एक जो समझौता हुआ बीच का दीवार बनाने की बात आ गई वहाँ पर। इन्होंने कहा कि बहादुर शाह ने कहा कि हम इस पर दीवार बनवाएंगे, लेकिन इस बात को लेकर के दीवार दोनों में बनाने को लेकर के मुद्दा दोनों में आया कि दोनों में आपसी झगड़ा हो गया। ठीक है, जब आपसी झगड़ा हो गया तो झगड़ी पुर्तगालियों में और इनमें जब झगड़ा हुआ तो दोनों में आपस में झगड़े के कारण समुद्र में जो वहाँ पर थे तो बहादुर शाह समुद्र में गिर गए और समुद्र में गिर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से ये हुआ। अब इसके बाद देखिए, पुर्तगालियों ने समुद्रिक भारतीय साम्राज्य, जो भारतीय साम्राज्य था, पूरा समुद्री क्षेत्र जो वहाँ पे था, हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र था, वहाँ पर पूरे पुर्तगाली पूरी तरह से अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। पूरा समुद्र के जो भी आवागमन था अरब सागर की ओर से, जो भी नावें आएंगी या जाएंगी, उस पर अधिकार करने का स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। पुर्तगालियों ने कर लगाने का भी प्रयास किया इन्होंने। और उस समय क्या कहते थे ये, पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। क्वेश्चन में बनता है कि क्या नाम दिया था, तो एस्तादो द इंडिया नाम दिया था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, एस्तादो द इंडिया, यानी सामुद्रिक जो भारतीय साम्राज्य था उसको एस्तादो द इंडिया का नाम दिया था। किसने नाम दिया था, पुर्तगालियों ने। ये यूपी पीसीएस के में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, तो आप इनको जरूर याद करिए। पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था कर रखी थी उस समय। अभी पुर्तगालियों की बात हो रही है पूरे, कि उसके बाद और भी आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, 38 के बाद तो इनका काम हो गया ख़त्म, लेकिन उसके बाद और भी जो वायसराय आते रहे उनमें कई पुर्तगालियों ने क्या किया था कि कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था लागू कर दी थी।
ठीक है। अब ये नाम आता है कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ठीक है। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था है क्या? तो कार्टेज की बात आती है यहाँ पे। कार्टेज क्या है? यानी कि परमिशन लेना। परमिशन कहने का मतलब था कि जो भारत था ये अरब सागर की ओर जो भी आते थे समुद्री व्यापार करने के लिए, जो भी देश आना चाहते थे या बाहरी अरब सागर से आते थे, जितने भी नाविक आते थे, इन सभी को किसी को भी व्यापार करने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक व्यवस्था करती थी कार्टेज आर्मेडा, जिसमें था क्या कि पुर्तगाली अधिकारी से परमिशन लेने की आवश्यकता थी। मतलब कोई भी अगर नाव ले जाना चाहता है, नाविक कोई अरब सागर से इधर से व्यापार करना चाहता है, तो उसे पुर्तगाली अधिकारी से एक परमिट लेना पड़ता था, ठीक है। तो ये परमिट लेने की व्यवस्था थी। और काफिला व्यवस्था क्या थी? तो काफिला व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या था कि जो भी छोटे छोटे भारतीय व्यापारी थे, वो भारतीय व्यापारी जब बाहर की ओर जाना चाहते थे कहीं व्यापार करने के लिए, तो वो एक काफिले में रहते थे। कई नावें होती, मान लीजिए कई व्यापारी छोटे छोटे, उनकी पूरी एक नाव का गुट होता था, ठीक है, वो काफिला कहलाता था। उस काफिले की रक्षा के लिए जो पुर्तगाली थे, इनकी सेना की नावें उनके चारों तरफ चलती थी। यानी कि जो भी व्यापारी थे उनका जो गुट चलता था काफिला, उनकी रक्षा के लिए पुर्तगालियों की सेना एक चलती थी साथ में, जो इनकी काफिले की व्यवस्था करती थी, रक्षा करती थी, ठीक है। तो और ये क्या कहते थे, जितने भी पुर्तगाली थे, इन्होंने अपने आप को सागर का स्वामी कहा। क्या कहते थे अपने आप को? सागर का स्वामी कहते थे। तो देखिए ये हो गया, सागर का स्वामी कहते थे। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था इन्होंने लागू की। एस्तादो द इंडिया नाम दिया था पुर्तगालियों ने। तो ये सब पुर्तगालियों ने ये काम किया। और आगे चलते हैं, देखिए 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए थे। अब पुर्तगालियों के विषय में और क्या जानकारी है? तो पुर्तगालियों के विषय में और जानकारी यह है कि 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर जो थे मार्टिन डिसूजा थे। उस समय कौन थे पुर्तगाली गवर्नर? मार्टिन डिसूजा थे। तो मार्टिन डिसूजा के साथ एक संत थे, संत जेवियर। इनके ईसाई धर्म के जो संत थे वो संत जेवियर थे, ठीक है। इन्हीं के नाम पर एक संत जेवियर, आपको बताया गया था कि एक वो बनाया गया, चर्च बनाया था गोवा में, तो संत जेवियर के नाम पर एक चर्च भी बनाया था। तो इनके ईसाई संत जेवियर भारत आए थे उस समय, ठीक है। गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना भी पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। धर्म न्यायालय की स्थापना भी एक धर्म का न्यायालय बनाया गया था इनके द्वारा, जो कि गोवा में ही बनाया गया था, ठीक है। तो गोवा में इनके द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा ये काम किया गया। 1542 ईस्वी में मार्टिन डिसूजा के साथ संत जेवियर भारत आए थे। अगला क्या था? पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि भारत जो था उसका व्यापार किया गया था जापान के साथ। उस समय जो जापान देश था उनके साथ भी व्यापार स्थापित किया था। और व्यापार किसने स्थापित किया था? सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने। यानी इसका श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों द्वारा भारत और जापान के बीच व्यापार शुरू किया गया। पुर्तगालियों द्वारा मध्य अमेरिका से, यानी अमेरिका गए थे पुर्तगाली ही, और वही मध्य अमेरिका से क्या क्या लेकर आए थे? तंबाकू, आलू और मक्का। यानी कि तंबाकू, आलू और मक्का भारत के नहीं थे प्रोडक्ट, ये तंबाकू, आलू और मक्का मध्य अमेरिका से यही पुर्तगाली लोग लेकर आए हुए थे और पुर्तगाल से ला करके यहाँ पर उत्पादन उसका चालू करवा दिया, ठीक है। तो इसी से यहाँ पर आज मक्का, तंबाकू और इन सब चीज़ों का उत्पादन भी होता है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ पुर्तगालियों द्वारा ही प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ भी किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत पूछा जाता है एसएससी और यूपीपीएससी में कि प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। तो प्रिंटिंग प्रेस जो था यहाँ पर वो पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ भी किया गया था, यानी छपने की मशीन के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक अन्य चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्रोडक्ट थे, जैसे अनानास हो गया, पपीता हो गया, बादाम हो गया, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची और संतरा। ये जो प्रोडक्ट आज आप देखते हैं फलों में, ये अनानास का फल, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची और संतरा, ये सब पुर्तगालियों की ही देन थी। पुर्तगाली क्या करते थे? जो अलग अलग देशों में जाते थे, अलग अलग देश से जाते थे और वहाँ से क्या करते थे कि ये सब लेकर आते थे, अनानास, पपीता, ये सब चीज़ें, अलग अलग चीज़ें जो कि भारत में लेकर आए और भारत में यहाँ पर उत्पादन इसका होने लगा। तो ये सब चीज़ें, कई चीज़ें थी जो पुर्तगालियों ने देश को समृद्ध भी किया और बढ़ाया भी, अपना विस्तार भी काफ़ी किया और इन्होंने काफ़ी हद तक राज भी किया। तो पुर्तगाली जो थे, ये क्वेश्चन हमारा जो चल रहा था ये था कि सर्वप्रथम भारत पर यूरोपीय कंपनियों के द्वारा जब आगमन हुआ तो सबसे पहले भारत में कौन आया? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, ठीक है।
पुर्तगाली आए थे भारत में यूरोपीय कंपनियों में, और दूसरे जो थे ये थे डच। ठीक है, दूसरे कौन थे? डच। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हम डच के बारे में बताएंगे कि डच कौन कौन कब आया और क्या क्या उन्होंने कार्य किए। तो इन सब के बारे में हम विस्तृत अध्ययन आगे तीसरे अपने वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर से हम चालू होंगे। यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं पुर्तगाली से लेकर के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।